फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 99 पार्ट 2 और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। आगे बढ़ते हुए आपको खेल के रूल्स बताएंगे। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको दूंगा टाइम अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल और हम देखेंगे उसका सोल्यूशन। तो शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द पैरेंट न्यूक्लियस इज E1 एंड दैट फॉर डॉटर न्यूक्लियस इज E2। देन आपका समय शुरू होता है 30 सेकेंड्स। अब तीसरा सवाल, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों आपको पता है जब भी कोई डिके होता है तो क्या एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल में कन्वर्ट होता है। अगर स्टेबल है इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डॉटर की ज्यादा होगी। दोस्तों ध्यान रखना, कुछ बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 25। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ ड्यूट्रॉन and helium are 1.1 and 7 mega electron volt respectively. The energy released when two neutrons fuse to form helium nucleuses. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है 1He2 प्लस 1He2 कितना बन गया? 2He4। यहां पर न्यूक्लियॉन्स कितने? 2 और 2 4 न्यूक्लियॉन्स इनटू इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी? इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी? 7.7, राइट? 7 दे रखा एग्जैक्ट। नाउ इसकी एनर्जी होगी 28, इसकी एनर्जी होगी 4.4। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आ गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। A stretched string of length 1 meter fixed at both ends when vibrated in one loop has frequency 200 Hz. It is now plugged at a point situated at a distance 25 centimeter from one end. The stretched string would vibrate with the frequency of. आपको मिलता है दोस्तों 45 सेकेंड्स का समय। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है बच्चों जब हमने इसको यहां सेंटर से प्लग किया ऐसे, ठीक है, तो लूप ऐसे बनता है। हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट से प्लग करते हैं उस पॉइंट पे एंटी नोड बन जाता है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने यहां से प्लग किया, तो अगले वाले को जब मैं यहां से प्लग करूंगा, ध्यान से देखो, तो यहां पे एंटी नोड बनेगा। मतलब अगर एंटी नोड यहां बना, इसका मतलब क्या ये दो लूप फॉर्म कर देगा? समझ रहे हो? λ/4 मैंने क्या किया? इसको प्लग किया। जैसे ही मैंने प्लग किया, जहां प्लग करता हूं वहां बन जाता है एंटी नोड। खत्म, सिंपल, ठीक है। तो 25 25 25 25 1 मीटर हो गया लेंथ, मतलब दो लूप बन गए। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 200 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 400 होगी। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट।
Question number 27. A particle executing in SHM has a maximum speed of 0.5 and the maximum acceleration of 1. The angular frequency of the oscillation will be. आसान सवाल, 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो v max की वैल्यू होती है वो a ओमेगा होती है और जो एक्सेलरेशन मैक्स की वैल्यू होती है वो a ओमेगा स्क्वायर होती है, मैग्नीट्यूड वाइज प्लस माइनस दोनों होता है, राइट। तो आपको पता है कि v max अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा आ जाएगा मेरा डायरेक्ट, राइट। एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी विल गिव मी ओमेगा। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन गिवन है 1 और वेलोसिटी कितनी है 1/2, तो ओमेगा कितना आ गया मेरा 2। अगर ओमेगा 2 आ गया तो बच्चों मेरा खेल ही खत्म हो गया, आंसर आ गया ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, if the work function of a certain metal is 3.2 into 10 to the power minus 19 joule and it is illuminated with light of frequency 8 into 10 to the power 14 hertz, the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted will be। दोस्तों आपको मैं देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, क्या वो एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होता है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली हम रखते हैं, लेकिन यहां पे सब कुछ जूल में रखा है, तो हमें सब कुछ जूल में रखना है बिना दिमाग लगाए। ऑप्शन भी जूल में ही है, तो ये हो जाएगा h इंटू न्यू, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अभी न्यू की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू। न्यू कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, राइट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। फॉर अ सर्टेन मेटल frequency equals to 2 nu naught and the electrons comes out with a maximum velocity of 4 into 10 to the power 6. If the value of frequency is 5 times, then the maximum velocity of photoelectrons will be। आपको मिलता है दोस्तों 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है क्या वो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मैक्स के बराबर होती है, और वही क्या ई माइनस फाइव के बराबर होती है, क्या वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होती है। ये सबको पता है, सबको पता है। अगर गंगाधर शक्तिमान है ना। अब देखो ये हो जाएगा एच इंटू टू न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा हाफ इंटू फाइव न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी टू स्क्वायर, राइट। तो यहां पे दोनों का रेशियो ले लो तो जाएगा v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा h न्यू डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा आंसर आ गया 2v1 इक्वल्स टू v2, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, a small ball of density rho is immersed in a liquid of density sigma which is greater than rho to a depth h and released the height above the surface of water up to which the ball will jump। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, कंफ्यूज मत होना। एच हाइट नीचे से मैंने इसको छोड़ दिया, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी, क्योंकि गिवन है डेंसिटी कम है पानी से, मतलब फ्लोट करेगी। लेकिन आपने प्रैक्टिकली देखा होगा जब आप किसी बॉल को लेके छोड़ देते हो नीचे तो वो सरफेस से निकल के कुछ ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो ये बॉडी मान लो यहां से गई यहां तक, फिर ये ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई इससे, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में यहां से यहां तक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटी और एक बायनेंसी, लेकिन यहां से यहां तक सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करूंगा। मैं मान लेता हूं कि ये जो हाइट है ये एच मैक्स है सरफेस के ऊपर, और नीचे वाली एच स्मॉल एच, ठीक बात। अब देखो अगर मैंने ये वाली वेलोसिटी निकाली, मैं मान लेता हूं ये स्पीड यू होगी, यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, तो जब एच मैक्स की वैल्यू आएगी, एच मैक्स वो क्या यू स्क्वायर बाई 2g आएगी। ये फॉर्मूला हमें याद है, नॉर्मल बॉडी को अगर यू स्पीड से फेंकता हूं तो इसका मतलब मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ यू स्पीड निकालने पे है, जस्ट व्हेन द बॉल रीच द सरफेस, ठीक बात। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं अंदर, तो अंदर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इसका खुद का ग्रेविटी रो वी, और एक लग रही है बायनेंसी फोर्स सिग्मा वी। कौन डोमिनेट करेगा बच्चों, ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर है। अभी इसको मैं mg के बराबर भी लिखता है ना, mg। अब ध्यान से मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा नेट फोर्स बाय मास, मतलब सिग्मा vg माइनस रो vg डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स बाय मास। क्या मास की जगह रो इंटू वी लिख दूं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय रो माइनस 1 इंटू जी, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, राइट। आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगाओ। तो मैं लगा रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो u क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान रखी है मैंने, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी u मानी मैंने, फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी मानी, u मानी है ना, ये u मानी इक्वल्स टू 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है सिग्मा बाय रो माइनस 1 इंटू जी की एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में h। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वायर की वैल्यू होगी मेरी 2 टाइम्स सिग्मा बाय रो माइनस 1 gh, यहां पुट कर दो, u स्क्वायर कितना आ गया 2gh
सिग्मा बाय रो -1 डिवाइडेड बाय 2g। दिस 2g गेट कैंसिल विद 2g। मेरा आंसर कितना आ गया? h इंटू सिग्मा बाय रो -1। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है अपेरेंट वेट क्या होता है? एक्चुअल वेट माइनस द फोर्स ड्यू टू बायनेंसिंग, और आई कैन राइट एक्चुअल वेट माइनस द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। राइट, चलिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं मास m नॉट है, डेंसिटी d1 है, हमको डेंसिटी इज गिवन है। राइट, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं वो, दो केसेस में जब डेंसिटी मेरी d2 में मेजर किया मैंने, तो अपेरेंट वेट दोनों केस में क्या आया? सेम आया। अगर अपेरेंट वेट सेम आया तो बेसिकली अपेरेंट वेट इन वन इज इक्वल्स टू अपेरेंट वेट इन टू, ऐसे लिख सकता हूं। अपेरेंट वेट क्या? एक्चुअल वेट माइनस बायनेंसी फोर्स। तो एक्चुअल वेट मान लीजिए पहले मैंने m नॉट मान लिया केस, तो m नॉट इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू जी। राइट, देखो कितना डेंसिटी दे रखा है? डेंसिटी हमको फर्स्ट केस में डी दे रखा है, तो ये जाएगा m नॉट जी माइनस डी, ये डेंसिटी है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितना है हमने मान के रखा है यहाँ पे? d1। राइट, ये देखो मास m नॉट, डेंसिटी d1, ठीक बात। तो वॉल्यूम आ गया इंटू जी इज इक्वल्स टू, सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में मास m गिवन है, सेकेंड केस में मास m गिवन है, ध्यान रखना बच्चों। तो मास m, जहां जहां m नॉट लिखा है वहां वहां पे m आएगा, यहाँ पे m नॉट लिखा है वहां वहां पे m आएगा। तो ये जाएगा mg माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सेकेंड केस में d2 है, कितनी है? d2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? फिर से वही बात, m बाय d माइनस इंटू जी। राइट, सेकेंड केस में कितना आ गया? m बाय डी माइनस जी। राइट, यहां पे d2 आएगा, m बाय d2, क्योंकि d2 वाले मीडियम में मास कितना है? m है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? m बाय d2। अब यहां से काम करता हूं मैं, mg कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये जाएगा 1 माइनस d बाय d2, और यहां से भी m नॉट बाहर निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा m नॉट जी बाहर निकल लिया, 1 माइनस d बाय d1। अब बस आपको आंसर आ गया आपका। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, refractive index of a glass with respect to medium is 4/3 if the difference between the velocities of light in medium and glass is 6.25 into 10 to the power 7, then the velocity of light in medium will be। आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए फास्ट।
तो आइए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, क्योंकि यहाँ पे ग्लास दे रखा है, बेसिकली वो एयर होता है, राइट? जो नॉर्मल लेते हैं वो एयर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, तो मैं डिफरेंस दे रखा हमने, क्या दे रखा है कि वेलोसिटी इन मीडियम माइनस वेलोसिटी इन ग्लास दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है हमको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 गिवन है, राइट? अब एक काम करते हैं, हम वेलोसिटी इन मीडियम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इन मीडियम माइनस वेलोसिटी इन ग्लास पर लिख दूं, वेलोसिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7, तो वेलोसिटी इन मीडियम आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू इक्वल्स टू दिस मच। म्यू की वैल्यू कितनी? म्यू की वैल्यू 4/3, तो पुट कर दो 1 माइनस 3/4 इंटू वेलोसिटी इन मीडियम। 1 माइनस 3/4 1/4, तो वेलोसिटी इन मीडियम कितना आ गया मेरा? 4 टाइम्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a material of a plano concave lens is 5/3. The radius of curvature is 0.3 meter. The focal length of the lens in air will be. दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। हमें पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू μ2 by μ1 minus 1 upon 1/r1 minus 1/r2, राइट? प्लेनो दे रखा हमने, एक तरफ प्लेन है मतलब r इंफिनिटी हो गया वाला। ये हो जाएगा म्यू की तरफ 5/3 minus 1/r। r कितना दे रखा है? बाहर दे रखा है हमको 0.3, राइट? तो ये जाएगा 2/3 इंटू 1/0.3 डालो उसको 1/, तो जाएगा 9/2, राइट? 0.9/2। द करेक्ट आंसर इज 0.45। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। Two uniform thin rods, each of mass capital M and length, are placed along x and y with one end of each at the origin. The moment of inertia of the system about z axis will be. आपको मिलता है दोस्तों 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखिए हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है, दो यूनिफॉर्म रॉड है, एक को x में रखा है और एक को y में रखा है, राइट? अब वो पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, राइट? इस एक्सिस के अबाउट। यू नो दैट अगर मुझे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए, तो क्या मैं z के अबाउट निकाल सकता हूं? बिल्कुल। अब ध्यान से, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का 0, इस रॉड का 1/3 ml², सबको पता है, ठीक? सिमिलरली इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का 0, लेकिन इस रॉड का कितना हो जाएगा? 1/3 ml²। तो नेट निकाल लो, 1/3 ml² प्लस 1/3 ml², आंसर इज 2/3 ml²। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन।
राइट, आसान है, बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 0.2 meter is rotating about its axis without friction with an angular velocity of 3. The angular momentum of cylinder will be, दोस्तों आपको निकालना एंगुलर मोमेंटम सिलेंडर। 45 सेकंड का समय शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें बताया जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई ओमेगा होता है, राइट। सॉलिड दे रखा है तो मुझे आई कितना लेना पड़ेगा, 1/2 mr² इंटू ओमेगा, राइट। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास दे रखा है 2, रेडियस दे रखा है 0.2 और ओमेगा गिवन है 3, राइट। तो आंसर आ जाएगा 4 × 3 12, 12/100। आंसर इज 0.12। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next, the given electrical network is equivalent to, आपको मिलता है दोस्तों 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए फास्ट। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पर सिग्नल ए है, बी है, ये कौन सा गेट है, और उसमें लगा है नॉर गेट है, तो हो जाएगा a+b का बार, यहां भी हो जाएगा a+b का बार। फिर ये और इसमें नॉट मतलब नॉर गेट है, तो हो जाएगा यहां पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा a+b प्लस a+b का होल बार। क्लियर। अब आपको एक चीज पता होगी, 1 + 1 1 ही तो होता है। इसका मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं डायरेक्ट, a+b और a+b का बार, क्या a+b बार का बार लिख दूं, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा a+b। मतलब यहां पे जो इनपुट होगा वो कितना होगा a+b, इधर नॉट गेट में, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा a+b का बार। इसका मतलब फाइनल इनपुट a और b के कारण जो फाइनल आउटपुट आ रहा है क्या वो a+b का बार आ रहा है। मतलब ये कौन सा गेट हुआ, नॉर गेट। डायरेक्ट आंसर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, in a reverse bias diode, when the applied voltage changes by 1 volt, the current is found to change by 0.5 microampere. The reverse bias resistance of the diode will be, आपको देता हूं मैं 30 सेकेंड्स का टाइम, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो होता है V = IR, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, वो है 1, और चेंज इन करंट कितना है 0.5 माइक्रो। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁶। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। A gas mixture consists of 2 mole of oxygen and 4 mole of argon at temperature T. Neglect all the vibrational moles. The total internal energy of the system will be. दोस्तों आपको देता हूं मैं
1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द टू, राइट। हमेशा याद रखना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू nRT। N मोल है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। चलिए, एक है मोनोटॉमिक, एक है डायटोमिक, तो एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। देखो किसका, पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 5/2 इंटू मोल कितने ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के मोल है 2 इंटू RT प्लस एर्गोन की बात करते हैं मोनोटॉमिक, तो ये जाएगा 3/2 इंटू इसके मोल कितने, इसके मोल है 4 इंटू RT, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6 और 5 11 RT। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, if the speed of light accelerated due to gravity and the pressure p are taken as fundamental quantities, then the dimensional constant will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। इसका सोल्यूशन बेटा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। आपको करना कुछ नहीं है, पावर ए पावर बी, किसकी पावर देखो क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जी और प्रेशर, पावर ए बी सी लेके आप सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। The light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width 0.2 mm. The angular width of the central maxima in the diffraction pattern is। आपको देता हूं मैं पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि जो सेंट्रल यहां पॉइंट होता है उससे मिनिमा की डिस्टेंस है लैम्डा डिवाइड, राइट। चलिए ये एंगल मान लेता हूं थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा, राइट। अगर मैं इसको एक सर्कुलर आर्क मान लूं छोटा सा, ये कैपिटल डी क्या डिस्टेंस है, तो क्या मैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लिख दूं,
मतलब आर्क कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ मेरा हो जाएगा 2 थीटा इंटू डी। ये आर्क लेंथ क्या ऑलमोस्ट, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो क्या ये ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है। यहाँ पे ये लैम्डा बाई डी है, ये लैम्डा डी बाई डी है, तो इसको क्या लिख दूं, उसके बराबर 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई डी। हमें उन्होंने 2 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो जाएगा 2 इंटू लैम्डा, कितना लैम्डा वैल्यू है 600 नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर डिवाइडेड बाय डी। डी कितना 0.2 mm, 0.2 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। आप कैंसिल कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू कोहेरेंट बीम ऑफ wavelength 5000 reaching a point would individually produce intensity 1.4 and 4. If they reach together, the intensity is 10.24. Calculate the lowest phase difference in which beams reach that point. आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है आई नेट, नेट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, राइट। इंटेंसिटी नेट कितनी है 10.24, इंडिविजुअल कितनी है 1.44 प्लस 4, राइट, प्लस 2 इंटू 1.44 इंटू 4 cos phi, राइट। चलिए ये देखो ध्यान से, ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दूं और 1.44 को क्या 1.2 का स्क्वायर लिख दूं, cos phi। यहां पे आ जाएगा ये 2, बाहर निकाल लो उसको, 1.2 इंटू 2 cos phi। बस आसान, ये हो जाएगा 5.44, दिस इज 10.24। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 4.8 इक्वल्स टू, दिस इज 4 इंटू 12, 4.8 cos phi। मतलब phi की वैल्यू, cos phi की वैल्यू आ गई 1, phi आ गया 0 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। In a resonance tube using a tuning fork of frequency 325 Hz, two successive resonance lengths are observed at 25.4 and 77.4 cm respectively. The velocity of the sound in air will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो सक्सेसिव इंटरवल पे जब भी मिले, मतलब डिफरेंस कितना लैम्डा बाई 2 का, हमेशा याद रखना। L2 माइनस L1 कितना लैम्डा बाई 2। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एक यहां पे मिला और दूसरा कहां पे मिलेगा, यहां पे, तो एक लूप बढ़ जाता है बस।
डिफरेंस आ गया। n2 माइनस L1 कितना है हमारा 77.4 माइनस 25.4, ये आ गया लैम्डा। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब लगा दो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा, एफ कितना है, एफ वैल्यू इज 325 इंटू लैम्डा इज 2 इंटू 77.4 माइनस 25.4। सबट्रैक्ट कर दीजिए आंसर, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 338 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a sinusoidal wave with amplitude y is traveling with speed v on a string with linear density rho. The angular frequency of the wave is omega. The following conclusions are drawn. Mark the one which is correct. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। इंटेंसिटी और प्रेशर में बहुत 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 कंफ्यूजन होता है बच्चों को। हम यूजुअली याद करते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूं, इंटेंसिटी ओमेगा पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन हम कोहेरेंट सोर्स मान के चलते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते। पर आप क्वेश्चन में ट्रैप मत हो जाना। सिमिलरली जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ म्यू v a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। म्यू बेसिकली ये रोल भी लिख सकते हैं इसको, म्यू क्या, मास पर यूनिट लेंथ, v वेलोसिटी, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा जो पावर है वो म्यू की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 1 पे डिपेंड करती है, लेकिन a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड करती है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 44। डिस्प्लेसमेंट x in meter of a body of mass 1 kg as a function of time t on a horizontal smooth surface is given by x equals to 2t square. Then the work done in the first 1 second by the external force will be. आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए बच्चों देखते हैं सोल्यूशन। हमें पता है x वैल्यू इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। देखो जब भी वर्क डन पूछे ना, वर्क एनर्जी थ्योरम दिमाग में क्लिक कर जाए तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 4t, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी है हमारी कितने टाइम पे पूछ रहे हैं, 1 सेकेंड, मतलब ये जाएगा 4। बस खत्म। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इनटू मास इज 1 इनटू v स्क्वायर। The answer is 16/2 8 joule. The correct answer is C option. Next, last but not the least, ध्यान से करना। A spring which is initially in its natural length, first stretched by length x and again by a further length x. The work done in the first case is W. The work done in second case will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। सभी का सही आंसर आना चाहिए।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है वर्क डन इन इलॉन्गेटिंग द स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ये एक्स क्या है? इलॉन्गेशन बेटा, इलॉन्गेशन। ध्यान से देखना, नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो है, राइट। अब देखो हमने क्या था पहले केस में, ये मान लो लेंथ x है, लेंथ कुछ मान लो L0 मान लो, मैंने इसको इलॉन्गेट करके कितना इलॉन्गेट किया? पहले x इलॉन्गेट किया, तो मेरा आंसर आ जाएगा हाफ इंटू के। लेंथ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इलॉन्गेशन से है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0, राइट। ये मेरा W बना गया। अब जो न्यू वर्क डन आया है वो कितना है? हाफ इंटू के। मैंने इसको फर्दर इलॉन्गेट कर दिया, कितना? x। तो टोटल इलॉन्गेशन कितना हो गया? टोटल इलॉन्गेशन हो गया मेरा 2x। तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इनिशियल इलॉन्गेशन था, इसमें इनिशियल इलॉन्गेशन ये है, फाइनल इलॉन्गेशन ये है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर जाएगा हाफ इंटू के इंटू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। हाफ के x स्क्वायर को w लिख दो, तो 3 इंटू w will be w dash or new work done. So the new work done is equals to 3 times the old work done. I hope आपको मजा आया हो, पसंद आया हो। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय। Physics.